नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार की। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 22 मई 2020 के इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। पहले आज के वीडियो के की अट्रैक्शंस देख लेते हैं। हमारे आज के वीडियो में इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, कॉमन सर्विस सेंटर्स, बहुत सारे देशों की कैपिटल्स, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, खादी और ग्राम उद्योग आयोग, ICMR, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जैसी संस्थाओं का नाम इसमें आया है हमारे में। और मैंने इनके ब्रीफ से इंट्रोडक्शन के साथ इनको अलग कलर में अपनी स्लाइड्स में हाईलाइट कर दिया है, तो इनके बारे में जानने के लिए आप स्लाइड्स को ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं साइक्लोन अम्फुन की। सुपर साइक्लोन अम्फुन जो है वो वेस्ट बंगाल और ओडिशा में तबाही मचाने के बाद कमजोर होकर गहरे दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। हमारे जो NDRF है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, उसके DG SN प्रधान ने कहा कि अम्फुन तूफान से ओडिशा की तुलना में वेस्ट बंगाल अधिक प्रभावित हुआ है। उन्होंने बताया कि ओडिशा के तूफानग्रस्त क्षेत्रों में 24 से 48 घंटों में सामान्य स्थिति बहाल होने की संभावना है। NDRF जो है उसके दलों ने सड़कों से मलबा हटाने और जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए रात भर काम किया। तो ये NDRF का काफी कमेंडेबल जॉब है, जिसके चलते ये चीज अब आसानी से हो पा रही है। वेस्ट बंगाल में लगभग 5 लाख लोगों को सुरक्षित निकाला गया, जिन्हें शिविरों में रखने को कहा गया है। श्री प्रधान ने कहा कि तूफान के बारे में मौसम विभाग का जो अनुमान था वो पूरी तरह से एक्यूरेट निकला और इसके लिए NDRF मौसम विभाग का आभारी है। तो जो मौसम की जो फोरकास्टिंग होती है वो भी काफी अच्छा रोल प्ले करती है चीजों से निपटने में। मौसम विभाग के सही अनुमान की जानकारी मिलने से NDRF को तूफानग्रस्त क्षेत्रों में जान माल के नुकसान को न्यूनतम करने में मदद मिली। जो हमारा भारतीय मौसम विभाग है IMD, उसके महानिदेशक M महापात्रा ने कहा कि सुपर साइक्लोन कल सुबह कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में बदल गया। बांग्लादेश में तूफान से कोई खतरा नहीं है क्योंकि यह गहरे दबाव के क्षेत्र में बदल चुका है। श्री महापात्रा ने कहा कि बांग्लादेश और मेघालय में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मेघालय में भी अम्फुन चक्रवात के कारण कई इलाकों के नदी नालों में उफान, जल भराव और भारी बारिश का असर देखने को मिला है। पूर्वी खासी पहाड़ी के जिले के सभी क्षेत्रों सहित पड़ोसी जिलों में भारी वर्षा हुई है और पोलो के आसपास के क्षेत्रों में जल भराव और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। वेस्ट बंगाल सरकार ने राज्य में अम्फुन तूफान के बाद पुनर्निर्माण कार्य के लिए 1000 करोड़ रुपए का कोष गठित किया है। कल कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि तूफान से जुड़ी घटनाओं से अब तक 72 लोगों की डेथ हुई है। बढ़ते आगे। हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घोषणा की है कि घरेलू उड़ानें मंडे 25 मई से शुरू हो जाएंगी। हमने कल की वीडियो में भी इसको कवर किया था। श्री पुरी ने बताया कि घरेलू उड़ानों का संचालन स्वीकृत ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम के अनुसार सीमित मात्रा में होगा। विमान की अवधि के अनुसार किराए को 7 श्रेणियों में तय किया गया है, जो 24 अगस्त तक लागू रहेगा। अगर आपकी फ्लाइट 90 से 120 मिनट की है तो उसके लिए न्यूनतम 3500 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये का किराया रहेगा। श्री पुरी ने कहा कि हवाई अड्डों पर चेक इन की सुविधा नहीं मिलेगी और यात्रियों को केवल वेब चेक इन की अनुमति होगी। मेट्रो से मेट्रो शहरों के लिए उड़ानों के संचालन में वर्ष 2020 में जितनी भी परमिटेड ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम की जो उड़ानें थी उनका केवल 33% ही काम किया जाएगा। यानी कि जितनी उड़ानें पहले से परमिटेड थी उनमें केवल 33% उड़ानें ही ऑपरेट होंगी। मेट्रो से नॉन मेट्रो शहरों के लिए जहां साप्ताहिक रूप से 100 से अधिक उड़ान प्रस्थान करती हैं वहां भी 33% क्षमता का ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। मंत्रालय ने घरेलू उड़ानें फिर से शुरू करने के बारे में एयरलाइंस, हवाई अड्डों, यात्रियों और अन्य संबंधित पक्षों के लिए गाइडलाइन जारी की हैं। बात करते हैं इन गाइडलाइंस की। इनमें कहा गया कि बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों को यात्रा नहीं करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा कोविड-19 के लक्षण वाले व्यक्तियों और कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों को यात्रा की इजाजत नहीं होगी। सभी यात्रियों को अपने स्वास्थ्य की जो कंडीशन है उसके बारे में एक विवरण पत्र भरना होगा और आरोग्य सेतु ऐप से इसकी जानकारी देनी होगी। मंत्रालय ने यात्रियों को सलाह दी है कि अपनी उड़ान के निर्धारित समय से 2 घंटे पहले हवाई अड्डा पहुंचे और उड़ान भरने से 1 घंटा पहले यात्री विमान में चढ़ना शुरू करेंगे और उड़ानें भरने से 20 मिनट पहले ही विमान के दरवाजे बंद हो जाएंगे। यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के साथ साथ मास्क पहनने जैसे प्रोटेक्टिव उपाय भी करने होंगे। बात करते हैं रेलवेज की। हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि रेलगाड़ी के टिकटों की बुकिंग आज से देश भर के लगभग 1,70,000 जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हमारे होते हैं उन पर फिर से शुरू होगी। दूर दराज के इलाकों में रहने वाले ऐसे लोग भी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं जहां कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधाएं कम उपलब्ध हैं या बिल्कुल भी नहीं है। 200 नॉन AC ट्रेन की सूची जारी कर दी गई है। हमने कल भी बताया था इस बारे में कि
200 नॉन एसी ट्रेन जो है उनको ऑपरेट करेगा इंडियन रेलवे। लगभग 75 ट्रेनों की बुकिंग शुरू हो गई है। श्री गोयल ने कहा कि 1 मई से अब तक 2050 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों के जरिए लगभग 30 लाख मजदूरों, विद्यार्थियों और अन्य लोगों को उनके घर पहुंचाया गया है। श्री गोयल ने कहा कि टिकट बुक करने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाले एजेंटों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। श्री गोयल ने ट्विटर पर कहा कि अगर कोई एजेंट यात्री को टिकट बुक कराने का प्रस्ताव दे तो टोल फ्री नंबर 138 पर एजेंट की शिकायत की जानी चाहिए। तो एजेंटों को अभी बुक करने से रोका गया है। बात करते हैं वंदे भारत मिशन की। विदेशों में फंसे 25,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को अब तक भारत वापस लाया जा चुका है। विमानों के अलावा भारतीय नागरिकों को समुद्री मार्ग से भी लाया गया है और उन्हें सड़क मार्गों से लाने की भी तैयारी चल रही है। हमारे विदेश सचिव ने बताया कि यूरोप सहित विश्व के विभिन्न हिस्सों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। 16 मई से जो ये मिशन शुरू हुआ था, इसका जो सेकंड जो फेज शुरू हुआ था वो कल समाप्त हो गया। इस चरण में इंडोनेशिया, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, कनाडा, जापान, नाइजीरिया, कजाकिस्तान, यूक्रेन, किर्गिजिस्तान, बेलारूस, जॉर्जिया, ताजिकिस्तान और आर्मेनिया सहित 18 देशों से भारतीयों को स्वदेश लाया गया है। इन कंट्रीज़ की कैपिटल भी मैंने यहाँ पे अलग कलर में हाईलाइट करके लिख दी है, तो उनकी राजधानियों के बारे में जानने के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। बात करते हैं गवर्नमेंट द्वारा किए जा रहे कल्याणकारियों के बारे में। देश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 6 करोड़ 80 लाख से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त घरेलू गैस सिलेंडर वितरित किए गए हैं। कोविड-19 के मद्देनजर केंद्र सरकार ने गरीबों के हित में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को भी जारी किया है। इस पैकेज के तहत 1 अप्रैल से 3 महीनों के लिए 8 करोड़ से ज़्यादा बेनिफिशरीज को मुफ्त घरेलू सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अप्रैल में ही 4 करोड़ 63 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों को गैस सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। 6 करोड़ 79 लाख 92 हज़ार लाभार्थियों को सिलेंडर वितरित किए गए हैं। लाभार्थियों को सीधे उनके खातों में अग्रिम भुगतान किया गया है। बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की। खादी के जो फेमस जो मास्क हैं, फेस मास्क, अब उनको इंटरनेशनल लेवल पे भी देखा जा सकेगा। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने गैर चिकित्सीय और गैर सर्जिकल मास्क के निर्यात से प्रतिबंध हटा लिया है और उसके बाद खादी और ग्राम उद्योग आयोग जो है वो खादी के सूती और रेशमी फेस मास्क जो है उनको विदेशों में निर्यात करने की संभावनाएं तलाश रहा है। आयोग जो होगा वो दुबई और मॉरिशस तथा विभिन्न यूरोपियन देशों और गल्फ कंट्रीज के उन देशों को खादी के फेस मास्क की आपूर्ति करने की योजना बना रहा है जहां पिछले कुछ वर्षों में खादी को काफ़ी पसंद किया गया है। तो ये हमारे लिए अभी एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम हमारे खादी के मास्क वहाँ पे पसंद किए जा रहे हैं तो सरकार और मंत्रालय वहाँ पर उनको एक्सपोर्ट करने की सोच रहे हैं। ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के नाम संबोधन में लोकल टू ग्लोबल के आह्वान के बाद उठाया गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिनों पहले जो देश को एड्रेस किया था तो उसमें ये नारा दिया था। आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने बताया कि खादी मास्क के निर्यात से इसके उत्पादन में वृद्धि होगी और साथ ही भारतीय कामगारों को बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। तो अभी रोजगार की काफ़ी तंगी है, तो इस तरह के कदम से हमारे देश को फायदा होने की उम्मीद है। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या जो है वो बढ़ी है, लेकिन उसके साथ 45,300 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इसके जो लोगों के स्वस्थ होने की जो दर है वो 40% से ज़्यादा हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 3,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए और इस दौरान 5609 नए मामलों के बाद इन्फेक्टेड लोगों की संख्या बढ़कर 1,12,359 हो गई है। पिछले एक दिन में 132 लोगों की डेथ हुई और अब तक कुल 3,435 लोग इससे मर चुके हैं। फिलहाल भारत में मृत्यु की जो औसत दर है वो 3.06% है और जबकि वर्ल्ड की जो औसत दर है वो है 6.65%। तो ये हमारी जहाँ पे जो डेथ रेट है इससे कोविड-19 से वो काफ़ी कम है। पिछले 24 घंटों में कुल 1,03,532 नमूनों की जांच की गई है। ICMR के प्रतिनिधि ने बताया कि देश में अब तक कुल 26,15,920 जो सैंपल्स हैं उनको टेस्ट किया जा चुका है। अधिकारी ने बताया कि देश में 3,027 जो है वो डेडिकेटेड कोविड अस्पताल और जो हेल्थ सेंटर हैं उनके साथ टोटल 6,50,000 से अधिक कोविड देखभाल केंद्रों की पहचान की गई है। समर्पित कोविड अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में 2,81,000 से अधिक आइसोलेशन बिस्तरों और 11,387 ऑक्सीजन सिलेंडर युक्त बिस्तरों की पहचान की गई है। सरकार ने राज्यों को 65 लाख PPE किट और 1 करोड़ से अधिक N95 मास्क की आपूर्ति की है। बात करते हैं टिड्डियों के हमले की। लोकस्ट एक कीड़ा होता है, जानवर होता है। राजस्थान में 19 जिले हैं वो टिड्डियों के हमले से प्रभावित हैं। आपने देखा ग्रास होपर बोलते हैं उसको कॉमन लैंग्वेज में। इस साल टिड्डियों से प्रभावित इलाकों की संख्या पिछले साल की तुलना में बढ़ गई है। संयुक्त राष्ट्र के
खाद्य और कृषि संगठन ने कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस बार टिड्डी दलों का जो हमला वो दोगुना हो सकता है। ये जो है फसलों को खराब करने वाले जानवर हैं। पिछले साल टिड्डी दलों ने राजस्थान में 22 मई को प्रवेश किया था और इनके हमलों ने 12 जिलों की 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों को नुकसान पहुंचाया था, जो कि अब तक का सबसे बड़ा हमला था। इस बार टिड्डी दल 11 अप्रैल को ही एंटर कर चुके हैं और राजस्थान की सीमा को पार कर ये दल मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, उज्जैन, देवास जिलों तक पहुंच गए हैं। टिड्डियां अब तक प्रदेश के लगभग 32,000 हेक्टेयर क्षेत्र को प्रभावित कर चुकी हैं। एक संगठन है लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, उस द्वारा लगातार नियंत्रण की कार्रवाई की जा रही है और राज्य के कृषि विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को टिड्डी नियंत्रण के लिए पर्याप्त तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। ये टिड्डियां हमारे यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से प्रवेश करती हैं और हमारे यहाँ की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाती हैं। आगे बढ़ते हैं। एक अनूठी पहल के तहत सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जो हैं वो जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आज कम्युनिटी रेडियो पर अपनी बातचीत करेंगे। ये जो प्रोग्राम होगा वो शाम 7 बजे प्रसारित होगा और बातचीत देश भर के सभी जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हैं उन पर एक साथ ब्रॉडकास्ट की जाएगी। बातचीत का जो प्रसारण होगा वो 2 हिस्सों में हिंदी और अंग्रेजी में होगा। जो ऑडियंस है वो मतलब 7:30 पर हिंदी में और 9:10 पर अंग्रेजी में आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर ये प्रसारण सुन सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी सीनेट ने चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का एक विधेयक पारित किया है। सीनेट ने बुधवार को सर्वसम्मति से इस विधेयक को मंजूरी दी। इसके तहत कंपनियों को ये स्पष्ट करना होगा कि उनका जो ओनरशिप है या कंट्रोल वो विदेशी सरकार के हाथ में नहीं है। इस कदम के बाद अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड और बाइद्रू इंक जैसी जो चीनी कंपनियां हैं उनको अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने से वंचित किया जा सकता है। तो अमेरिका ने काफ़ी एक एंटी चाइनीज कदम उठाया है। अभी बात करते हैं शेयर मार्केट की। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सेंसेक्स है वो कल 114 अंक उछलकर 30,933 पर बंद हुआ। उसके अलावा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो निफ्टी है वो भी 40 अंक बढ़कर 9,106 हो गया। दोस्तों ये थी आज की खबरें। बात करते हैं आज के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 22 मई है। 22 मई 1849 को अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन को अपनी बनाई एक डिवाइस के लिए पेटेंट मिला था और ये उपलब्धि पाने वाले वो अमेरिका के अकेले राष्ट्रपति हैं। 22 मई 1906 को राइट ब्रदर्स को उनकी फ्लाइंग मशीन के लिए पेटेंट मिला था। हमें पता कि जो आज वर्तमान में हम एरोप्लेन की बनाई गई उस फ्लाइंग मशीन से ही डेवलप हुआ है। 22 मई 1960 को दक्षिण अमेरिका में एक देश है चिली, उसके अंदर मानव इतिहास का सबसे बड़ा भयानक भूकंप आया था। ये 9.5 मैग्नीट्यूड पे आया था, तो सबसे भयानक भूकंप रहा अब तक का ये। 22 मई 1989 को भारत ने अपनी पहली इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसको टेस्ट किया था। ये मिसाइल जो था इसका नाम अग्नि था। 22 मई 2012 को वर्ल्ड का सबसे लंबा टावर द टोक्यो स्काई ट्री ये आम जनता के लिए खोला गया और ये दुबई के बुर्ज खलीफा के बाद वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है, लंबा वो एक निर्माण है। 22 मई 1545 को शेरशाह सूरी की डेथ कालिंजर के किले में हुई। उसके अलावा 22 मई 1772 को आधुनिक भारत के पिता राजा राम मोहन राय का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ। उसके अलावा 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू दोस्तों, बाय।